जी आवाज आ रही है आपको, आएगा मेरी? यस सर। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा था कि जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे अब आना चाहिए गैप एनालिसिस, और गैप एनालिसिस के बाद आना चाहिए, सॉरी, गैप एनालिसिस के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और फिर आना चाहिए प्रपोज मेथड, जो कि इन्होंने कुछ स्लाइड्स के बाद यहाँ दिया हुआ है, इस जगह दिया हुआ है। ये प्रपोज मेथड, पहले आप इसके ऊपर आ जाएं और फिर इसके इसके जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करें। लाइक ये इसका एक फिनोमिना है कि आप इस मॉडल में किस तरह से चीजें या क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन इसके बाद करेंगे। इस तरह से ये जो आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन की मैथमेटिकल मॉडलिंग है या इसका अपना एक्सप्लेनेशन है, पीएसओ की एक्सप्लेनेशन है, ये इससे रिलेटेड है उस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम से। तो ब्लॉक डायग्राम के बाद ये एस्पेक्ट्स आप वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए प्राइमरीली क्या बता रहे होंगे, अपने मेथड को बता रहे होंगे। उस मेथड करने के लिए ये काम किए मैंने, आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन की है वो इस तरह होती है, पीएसओ किया वो ऐसा होता है, हाइब्रिड किया है उसके लिए मैंने ये जो इधर आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन था इसको एक्सप्लेन कर दे आप। सो नाउ यू नो हाउ टू मेक इट इन अ फ्लो सो दैट द ऑडियंस रिमेन्स इंटैक्ट विद व्हाट यू आर सेइंग, पूरी प्रेजेंटेशन का लिंक रहे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करें। इसके बाद फिर आपने अगेन, ये भी उसी का मेथड की एक्सप्लेनेशन ही है, तो इसको सुटेबली आप लिंक कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर यहाँ हमने बात की थी कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स नहीं है बल्कि ये सिमुलेशन रिजल्ट्स है। तो सिमुलेशन रिजल्ट्स के बारे में बात की जाए और अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आपने एक रेफरेंस 16 एक्सप्लेन किया हुआ है वैस, ये शायद आपका IEEE एक्सेस का पेपर है, विजिबल है? आंखें कमजोर तो नहीं है तुम्हारी? ये ये सर ये एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन का जो पेपर है जिसमें एंड कॉलोनी रिजल्ट बनाई हुआ है। अच्छा, वो असल में ना आपने जो ऊपर एक्सप्लेन कर दिया तो इधर रेफरेंसेस देने की जरूरत नहीं होती। ये आपका आई वुड से सूडो कोड है, तो सूडो कोड को सूडो कोड की तरह चलाना चाहिए, इसमें रेफरेंसेस नहीं दी जाते। आप तो सूडो कोड के परस्पेक्टिव से लिखें, सूडो कोड को देख लें वो क्या होता है, उसमें पूरे पूरे स्टेप्स भी नहीं होते, आप सिर्फ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, सिर्फ सिंबल्स यूज करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दें और ये आपके सिमुलेशन रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसको आपने सुटेबली एक्सप्लेन किया। मैंने यहाँ पे एक चीज और ऐड आपसे कराई थी कि अब ये आपके रिजल्ट्स हैं, इनको वैलिडेट भी करना होता है। वैलिडेशन के लिए हम हमेशा एग्जिस्टिंग मेथड्स के रिजल्ट्स को पिच करते हैं अगेंस्ट ओन आर प्रपोज मेथड्स। तो उसके लिए हर एक बंदे का कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए, जिसके लिए मैंने ओएस को ये सजेस्ट किया था कि अगर आप मुनासिब समझे। जी, क्या फर्क है? सिमुलेशन रिजल्ट्स ये होते हैं कि आपने एक टूल को इस्तेमाल करके सिमुलेट किया है, एक्चुअल फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लाइक ये जो आपके सामने सीट पड़ी हुई है ना, ये एक ग्राफिक्स मॉडल में बन सकती है, इसकी एनालिसिस वहां भी हो सकती है, और एक एक्चुअल बनी है सामने। तो ये है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। वेराज अगर ये मैंने यहाँ किसी एक ऑटो कैड पे बनाई होती, या मैंने प्रो ई पे बनाई होती, या मैंने ये सॉलिड वर्क्स में बनाई होती, तो ये एक सिमुलेशन रिजल्ट होता। तो सिमुलेशन रिजल्ट्स हैं इनके, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल फिजिकल डाटा, एक्चुअल फिजिकल चीजें सामने रखी नहीं है, स्विचेस एक्चुअल नहीं लगाए इन्होंने, एक्चुअल इन्होंने कंट्रोलर नहीं लगाया। अगर लगाया होता तो फिर ये एक्सपेरिमेंटल डाटा कहते हैं। ठीक है जी, ऐसा ही है। तो इस तरीके से आपने सोचना है कि जी मेरा डाटा एक्सपेरिमेंटल है या मेरा डाटा सिमुलेशन बेस्ड है। अब जो सोशल साइंसेज के लोग होते हैं वो एक्चुअल विजिट करते हैं साइट्स का, जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन फिल कराते हैं, तो उनका एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। बट उसको वो सिमुलेट करते हैं किसी टूल के ऊपर, तो वो फिर अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स का वर्ड यूज कर सकते हैं और उसमें अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एमुलेशन, उसको एमुलेट करना कहते हैं। सो अकॉर्डिंगली ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स या सिमुलेशन रिजल्ट्स आपने देखने। यहाँ पे एक चीज मैंने ऐड करवाई, वो ये करवाई कि अगर आप मुनासिब हो सके, इजी हो सके, तो आपने वो ये स्टूडेंट होमवर्क करना होता है। देखें, आप इसके एक्सपर्ट हो गए इस टाइम पे। सुपरवाइजर 10 लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होता है, 10 लोगों के साथ काम कर रहा होता है, वो हर एक एक्सपर्ट नहीं हो सकता, वो आपको ब्रॉड गाइडलाइन देगा कि ये करें जी, लेकिन काम आपने करना है। तब आपने एज अ स्टूडेंट सोचना होता है कि मैं ऐसा क्या यहाँ पे गीदड़ सिंगी करूँ कि ये काम मैं कंपेयर कर सकूँ कुछ और मेथड्स के साथ। अब आपने अपने कंस्ट्रेंट्स भी दिमाग में रखने हैं, अपने दिमाग को खुला रखना है। कोई नया काम शायद करना पड़ भी जाए, कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ भी जाए, बट कुछ बेंचमार्क्स डिसाइड करके आप किसी एक दो मेथड्स का रिजल्ट्स भी लें और आपके रिजल्ट्स भी सामने हो, और आप कहें जी ये ग्राफ बन रहा है जो कि दोनों का, तीनों का कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है, दोनों का, तीनों का टेबल कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है। तो अब ये आप पे होगा, स्टूडेंट पे होता है।
कि वो कैसे इसको करेगा और क्या सोच रहा है। प्रॉब्लम्स एट दी ऑनसेट तो नो है कि नहीं हो सकता, बट नाउ यू हैव टू थिंक अराउंड कि मैं क्या ट्रेस पास यूज करूं कि कोई एक एनालिसिस यहाँ पे वैलिडेशन के पर्सपेक्टिव से कर सकूं, ताकि सुनने वाले ये कहें कि यार ये आपके रिजल्ट्स जो आए ये सिर्फ आपके नहीं आए, ये बाकी लोगों ने भी कुछ इस तरह के रिजल्ट्स सिमिलर लिए हुए। तो ठीक है जी, आप ठीक बात कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब मैं इंडिविजुअलिटी में बात करता हूँ ना, स्टूडेंट जब भी बात करते हैं, मेरा अपना एक चीज आ गई तो मैं कहूंगा मेरे चूंकि उससे जज्बाती वाबस्तगी है, तो मैं कहूंगा जी मैं ठीक हूँ बाकी सारे गलत हैं, यानी मैं किसी की बात ही नहीं करूंगा। जबकि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरी बात पे एक न्यूट्रल बंदा क्यों मान लाएगा जब वो ये देखेगा यार कि ये बात कर रहा है, ये अकेला बात नहीं कर रहा है, ये सुंदस ने भी बात की हुई है, ये जहरा ने भी बात की हुई है, ये काशिफ ने भी की हुई है, इनके रिजल्ट्स भी सिमिलर आए हैं, इसके भी आए हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, उसकी वजूहत ये एक्सप्लेन कर रहा है। इट मींस he has done the work in the right direction. So every master student has or must give some comparative analysis. अब वो डिपेंड करेगा कि वो उसको कितना अच्छा कर सकता है, किसी और पेपर से कर रहा है या अपने बेसलाइन पेपर से ही कर रहा है। ये भी हो सकता है जी कि मैंने ये बेसलाइन पेपर लिया था, उसके रिजल्ट्स ये हैं, मेरे ये हैं। अब वहां पे आप कह सकते हैं जी कि मुझे तो उसका कोड ही मिल गया था तो मुझे एग्जैक्ट सेम आ गए मेरे रिजल्ट्स, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये इस तरह से हुआ है काम, मुझे समझ आई है, मैंने समझा है, क्लियर इट। या आप कहनी जी मैंने उसका कोड एग्जैक्ट तो नहीं मिला था, मुझे उसमें बग्स थे, प्रॉब्लम्स थे, मैंने उनको जोड़ा है, जोड़ जोड़ के मैंने सिस्टम खुद बनाया है, और अब मेरे रिजल्ट्स ये आ रहे हैं, उसके कुछ और, उसने कुछ और कोड किए हुए, बट वेरिएशन ये है, तो वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। मेरी बात समझो वैसे, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, हर बंदे को अपनी प्रेजेंटेशन में इसको डालना चाहिए। और अल्टीमेटली फिर आप अपने कंक्लूजन फ्यूचर वर्क्स के जी आगे क्या हो सकता है और क्या चीज़ें पॉसिबल है, और इसके बाद आखिरी स्लाइड जो होती हैं वो आपकी रेफरेंसेस की होती हैं, और उनके बाद फिर थैंक यू की स्लाइड होती है। रेफरेंसेस एज पर स्टैंडर्ड पूरे होने चाहिए, कि ये स्टैंडर्ड जो है इसमें जो हमने आज पढ़ा भी है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक रेफरेंस होने चाहिए, कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने एज पर स्टैंडर्ड किए हुए और एक अच्छी लुक ये दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एज पर एज, बाकी मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन स्टाइल आपका अच्छा था, आपने ठीक चीज़ें कवर की, आपने एंगेज रखा ऑडियंस को, और आई थिंक कि जिनका एरिया नहीं भी था उनको भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ भी आई होगी, कुछ थोड़ा शायद इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ होगा। तो ये चीज़ अच्छी होती है कि जो बोलने वाला है वो ऐसे बोले कि चाहे सुनने वाले उसके सुनने वाले ना भी हों वो सुन लें उसको। अब उसके लिए अगेन टैलेंट बंदों बंदों में फ़र्क होता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छी स्लाइड्स होंगी तो कुछ, सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपकी विजुअल कंटेंट होता है, अगर विजुअल कंटेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो ग्लू कर जाएंगे आपके साथ। बाकी आप अगर क्लियर बोल रहे हैं, आपके अल्फाज साफ हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हैं, आप आई कांटेक्ट रखे हुए हैं, तो फिर दूसरी चीज़ भी टिक हो जाती है। तो ये है आयजा, इफ आई एम एबल टू रिपीट वट एवर आई डिस्कस्ड विद ओवैस। यस सर। आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछिए। नो सर, नो क्वेश्चंस। स्लाइड में क्या देना चाहिए? सर मैंने अभी इसी सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर पहले दिया, जब इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ तो मैंने कहा कि यूज ना करें, ये देखा था आपने, मैंने कहा था कि इसको यूज ना करें। इंट्रोडक्शन वाला में देखें, आप इधर जब आते हैं शुरू में तो आप आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। देखो ये तो आप यहाँ पे रेफरेंस चूंकि एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपने देना है ना, और जब आप आते हैं से इससे पहले वाले पोर्शन में, इधर तो हर रेफरेंस दिया हुआ है, इस जगह पे अगर आप समझते हैं कि जी ये कहीं से मैंने चीज कोट की है तो आप दे सकते हैं, फिर नीचे रेफरेंस डिटेल में लिखें कि जी ये रेफरेंस नंबर 13 से दिया वो ये रेफरेंस, फुट नोट पे उसको दे दें। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। वैस थैंक यू वेरी मच, आप जाना चाहें जा सकते हैं। मैंने इनको एक चीज़ अभी कवर करानी है टू कंप्लीट व्हाट, रेफरेंसिंग, जिसमें हमने अभी वो एक टूल देखना है। आपकी क्लास तो नहीं है अभी, तो आप रिकॉर्डिंग पे देख लीजिएगा, मैं इसको कंप्लीट तो करूँगा। या चले ऐसा करते हैं, मैं इसका रिकॉर्डेड पोर्शन आप थैंक यू, आप मुझे फिर बताइए। आपने बताया मैं सुबह 2 घंटे ठीक है, आप रेडी हो जाएं बताइए। अच्छा जी ठीक है, चलिए ऐसे करते हैं कि मैं आपको एक एडिशनल लेक्चर कंटेंट शेयर करूंगा अदर देन जो हमने आज कवर किया, उसमें
जो यूज ऑफ मेंडले है वो बताया गया होगा कि मेंडले कैसे यूज करना है। वर्ड 365 के अंदर ऑलरेडी वो एक एम्बेड टूल है, उसका इस्तेमाल। तो वो 2-3 चीज़ें उस लेक्चर में होंगी, वो आपने फिर अपने एंड पे देख लेनी है। और जो समरी आप बनाए उसमें आज का लेक्चर और एडिशनल लेक्चर दोनों को आप इंक्लूड करें, ठीक है, और उसको गौर से देखें जरूर। ठीक है जी, क्लोज करते हैं। कोई और सवाल? आई थिंक थक गए हैं, इसलिए शायद बहुत लंबा जाना भी मुनासिब नहीं है, फिर बंदे का दिमाग बंद हो चुका होता है। मैं तो शायद चूंकि बोल रहा हूँ तो बोल लूंगा, आपको आवाज़ आनी बंद हो जाती है। और वैसे ही मेरे ख्याल में उमर साहब की को आवाज़ आनी कोई घंटा पहले बंद हो चुकी है। तो ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का नहीं है तो वी क्लोज दिस सेशन। मैं रिपीट करता हूँ कि मैं एडिशनल लेक्चर एक अपलोड करूंगा, 1 या 2 फाइल्स, वो आपने देखनी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप